हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के साइंस के प्रश्नों को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हमने बीपीएससी का जो टीआरई 1 का पेपर हुआ था, टीआरई 2 का पेपर हुआ था, टीआरई 3 का पेपर हुआ था जो कि कैंसिल हो गया, उसमें जो है जो आपके साइंस के पेपर आए थे, साइंस के क्वेश्चन आपके थे, उसको हम इस वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 री एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या टीआरई 4 के लिए पढ़ रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जानते हैं कि जो बीपीएससी है वह हर साल जो है कि प्रश्नों को रिपीट करता है। तो इसलिए आप टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के अगर सभी प्रश्नों को आप कर लेंगे तो गारंटी है कि उसमें से ज़्यादातर प्रश्न आपको टीआरई 3 जो एग्जाम होने वाला है उसमें आपको देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो में हम साइंस के प्रश्नों को देखते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमने टीआरई 3 के पेपर को लिया है जो कि आपका पेपर कैंसिल हो गया था। तो उसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से साइंस के प्रश्न आए थे। तो देखिए दोस्तों, इसमें जो आपका पहला प्रश्न आया था वह आया था कि निम्नलिखित में से वह कौन सा यंत्र है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा का पहचान किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि वह यंत्र कौन सा है जिसके द्वारा विद्युत परिपथ में बहने वाली धारा की पहचान होती है। तो यह आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो यह आपका हो जाएगा गैल्वेनोमीटर। जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत से लोग आपको बता रहे हैं अमीटर भी होगा, लेकिन इसका सही आंसर आपका गैल्वेनोमीटर है। तो इसको आप सही याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि सितारों के चमकने की प्रकाशीय प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके कारण होती है? तो देखिए, अगर हम बात करें सितारों के चमकने की जो प्रकाशीय प्रक्रिया होती है वह किसके कारण होती है, तो यह वातावरणीय अपवर्तन के कारण होती है। सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि पोर्सलीन मग में गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है और स्टील के गिलास की तुलना में क्योंकि? तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो पोर्सलीन मग होता है उसमें गर्म चाय पीना सुविधाजनक होता है, क्योंकि पोर्सलीन जो होता है यह ऊष्मा का कुचालक होता है। तो इसलिए सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। वहीं पर स्टील का गिलास जो होता है वह ऊष्मा का सुचालक होता है। अगला प्रश्न है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है? तो अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण द्वारा जो बनाया हुआ प्रतिबिंब होता है वह इनमें से कोई नहीं होगा। ना तो हमेशा आभासी होता है, ना ही निश्चित रूप से वास्तविक होगा और ना ही वास्तविक होगा। तो इसलिए थर्ड वाला, इसलिए आपका जो है वह ई वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, हम सभी प्रश्नों को इसलिए जल्दी जल्दी करवा रहे हैं क्योंकि आप जान ही रहे हैं कि टीआरई 1 में आपके 2 पेपर हुए थे, तो उसमें आपके करीब 30 से 35 क्वेश्चन हैं। वहीं पर टीआरई 2 के आपके 15 से 16 क्वेश्चन हैं और टीआरई 3 के हैं तो कुल मिलाकर के 70 क्वेश्चन लगभग हैं। तो इसलिए हम जल्दी जल्दी करवा रहे हैं जिससे कि आपका कम टाइम में अच्छी तैयारी हो सके। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा एम्फोटेरिक अणुओं में शामिल है? तो देखिए, अगर हम बात करें एम्फोटेरिक अणुओं में जो शामिल है वह आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जल आपका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था टीआरई 3 में कि लुईस की अभिधारणा निम्नलिखित में से किसके बर्ताव को व्याख्यात करती है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो जो लुईस की अवधारणा है वह जो है कि किसके बर्ताव को व्याख्यात्वित करती है? तो यह आपका हो जाएगा प्रोटोनिक एसिड। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि उदासीनीकरण प्रक्रिया का उत्क्रम है। तो देखिए, अगर हम बात करें उदासीनीकरण अभिक्रिया का तो यह आपका उत्क्रम क्या होता है? तो यह होता है हाइड्रोलिसिस। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोलिसिस उसको बोलते हैं। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो देखिए, अगर हम इनमें से बात करें तो इनमें से आपका कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि इसमें यह जो दोनों हैं यह आपका जो है कि प्राथमिक प्रदूषक है, ना कि द्वितीयक प्रदूषक है। तो इसलिए इनमें से कोई नहीं वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आया था कि डीएनए का कौन सा भाग प्रोटीन की सूचना देता है? तो देखिए, अगर हम बात करें तो डीएनए का कौन सा भाग आपका प्रोटीन की सूचना देता है? तो वह आपका जीन होता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि यदि कोई बीमारी
नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो उसे क्या बोलते हैं। तो देखिए अगर हम बात करें कोई बीमारी है वह नॉन ह्यूमन प्राणी से किसी मनुष्य में पहुंचती है तो इसको पशुजन्य बीमारी बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्या बोलते हैं, तो उसको हम लोग पशुजन्य बीमारी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अजीवीय कारक नहीं है। तो देखिए अगर हम बात करें अजीवीय कारक के बारे में तो इनमें आपका उन्तांश जो है, आर्द्रता जो है, या आपका अजीवीय कारक है, लेकिन जंतु जो है या आपका जीवीय कारक है, तो इसलिए आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा कि अजीवीय कारक आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि वायु प्रदूषण का प्रभाव प्रायः निम्नलिखित में से किस पर पाया जाता है। तो वायु प्रदूषण के प्रभाव की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपका पाया जाता है वह पत्तियों पर पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है, तो पत्तियों पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह जो है वह आपका विद्युत धारा कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह आपकी विद्युत धारा कहलाती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से आपेक्षिक घनत्व के लिए सही इकाई चुनिए। तो देखिए अगर हम बात करें आपेक्षिक घनत्व की, तो आपेक्षिक घनत्व की जो सही इकाई आपकी है यह क्या है, तो किग्रा घन मीटर है। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही है। जो आपका जो है कि आपेक्षिक घनत्व की इकाई है वह किग्रा प्रति घन मीटर होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि यदि हम कपूर को खुले बर्तन में रखें तो इसकी मात्रा बराबर घटती रहती है, इस घटना का नाम क्या है। जी हाँ दोस्तों, आपसे पूछा गया है कि यदि कपूर को जो है वह खुले बर्तन में रखा जाए तो उसकी मात्रा बराबर जो है कि घटती रहती है, उसको क्या कहते हैं। तो उसको जो कहते हैं वह उत्सादन कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसको उत्सादन बोला जाता है, तो यह याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहने वाली धातु का नाम बताइए। तो देखिए अगर हम बात करें तो कमरे के ताप पर कौन सी द्रव स्थिति में धातु रहती है, तो वह आपका पारा हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जो आपका पारा होता है यह कमरे के ताप पर द्रव स्थिति में रहता है, तो इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने प्रश्न जो है वह आपके बीपीएससी टीआरई 3 का जो पेपर हुआ था उसमें आए थे। अब यहाँ से हम जो है कि बीपीएससी टीआरई 2 का जो पेपर हुआ है उसके प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखते हैं बीपीएससी टीआरई 2 का। तो देखिए यहाँ पर जो आपका प्रश्न आया है वह आया है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, पूछा गया है कि धातु निष्कर्षण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग करते हैं, तो वह आपका होता है कोक का। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो देखिए प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक जो है कि जो परिवर्तित होने वाला पदार्थ रंग है वह बैगनी रंग है। जी हाँ दोस्तों, बैगनी रंग सबसे ज़्यादा विचलित होता है, वहीं पर जो आपका विचलित नहीं होता वह आपका लाल रंग है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि किसी चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है। तो देखिए अगर हम बात करें तो किस चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, तो वह होता है, यहाँ पर पूछा गया कि किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती है, तो देखिए उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। यह थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि माचिस की डिब्बी में रगड़ने वाली सतह पर मौजूद मुख्य रासायनिक घटक क्या होता है। तो देखिए माचिस की जो डिब्बी होती है उस पर जब हम रगड़ते हैं तो उसमें जो है आपका फास्फोरस होता है। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाता है, फास्फोरस उसमें होता है, तो इसको आप याद रखिएगा। दोस्तों यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है, तो टेलीग्राम चैनल पर भी हमको ज़रूर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर हम जो है कि वीडियो का लिंक भी देते हैं, पीडीएफ वगैरह भी देते हैं, और कोई नई जानकारी रहती तो वह भी शेयर किया जाता है, तो इसलिए टेलीग्राम पर ज़रूर फॉलो करिए।
अगला प्रश्न आपका दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल पेय के लिए उपयुक्त है। तो देखिए अल्कोहल पेय के लिए अगर हम उपयुक्त की बात करें तो वह एथेनॉल होता है। जी हाँ दोस्तों, एथेनॉल का उपयोग लोग जो है कि अल्कोहल के रूप में करते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी ईंधन की दक्षता के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। तो देखिए कोई भी ईंधन हो गया, उसकी जो दक्षता है वह उसके कैलोरी मान पर व्यक्त की जाती है। जी हाँ दोस्तों, कोई भी ईंधन हो गया, उसकी जो दक्षता है वह कैलोरी मान पर निर्धारित की जाती है। अगला है खाने के डिब्बों पर जस्ता के बजाय टिन की परत चढ़ी होती है, क्योंकि तो देखिए खाने के डिब्बों पर जो है वह जस्ता के बजाय टिन की परत इसलिए चढ़ाई जाती है, क्योंकि ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि टिन की तुलना में जो जस्ता होता है वह अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। जी हाँ दोस्तों, वह क्या होता है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो वह आपकी टिन की तुलना में आपका जो है वह जस्ता जो है कि वह अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, इसलिए उस पर जो है वह टिन की परत चढ़ी होती है खाने के डिब्बों में। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सी पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। तो देखिए इसमें से अगर हम बात करें तो जो खंदक प्रणाली है और चेन प्रणाली है यह आपकी पारंपरिक सिंचाई पद्धति है, लेकिन जो ड्रिप प्रणाली है यह आपका पारंपरिक सिंचाई पद्धति नहीं है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि मानव गुर्दे की कोशिका में लिंग गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मानव कोशिका के जो है कि मानव गुर्दे में लिंग कोशिका के जो गुणसूत्रों की संख्या आपकी होती है वह एक जोड़ा आपका होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मानव कान का श्रवण प्रयास कितना है। तो देखिए अगर हम बात करें मानव कान का जो श्रवण प्रयास होता है यह 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है। जी हाँ दोस्तों, 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक होता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है। तो देखिए अगर हम बात करें तो सबसे उच्चतम ऊर्जा जो है वह आपका किसमें है, तो वह आपका है नीला प्रकाश में। जी हाँ दोस्तों, नीला प्रकाश में सबसे उच्चतम ऊर्जा है। अगला प्रश्न है कि पेंसिल लेड बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो पेंसिल का जो लेड होता है उसको बनाने के लिए ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग करते हैं, तो यह तो आपको प्रश्न याद ही होगा। अगला प्रश्न है कि प्रकाश की एक किरण दर्पण पर 30 अंश के कोण पर आपतित होती है, तो अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच का कोण कितना होगा। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो आपका 60 अंश आ जाएगा, तो सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि आहार नली की दीवारों के संकुचन और विस्तार की गति कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें तो आहार नली की दीवारों की जो संकुचन और विस्तार की गति है यह आपका क्रमानुकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रमानुकुंचन कहलाती है। यह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप याद रखिएगा, जरूर जो है कि इस बार रिपीट करेगा। अगला प्रश्न है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। तो देखिए अगर हम मस्तिष्क की बात करें तो जो पोन्स होता है, मेडुला होता है और जो है कि आपका सेरेलिब्लेम होता है, यह आपका जो है वो मस्तिष्क के रक्तचाप को नियंत्रित करता है, तो इसको आप याद रखिएगा। रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम करता है, तो इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपका आया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है। तो देखिए सबसे कम घर्षण की बात करें तो जो रोलिंग घर्षण होता है यह सबसे कम घर्षण उत्पन्न करता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ से जो है कि TRE 2 में आपके प्रश्न उतने ही आए थे जितने अभी हमने करवाए। अब यहाँ से TRE 1 के प्रश्नों को हम देखेंगे। TRE 1 में आप जानते हैं कि जो गर्ल्स का पेपर हुआ था वह आपका अलग हुआ था और जो आपका बॉयज शिफ्ट हुआ था वह अलग हुआ था। तो चलिए सबसे गर्ल्स शिफ्ट वाला देख लेते हैं कि गर्ल्स शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें कौन कौन से प्रश्न आए थे, उसके बाद बॉयज शिफ्ट वाला देखेंगे। तो देखिए अगर हम इसमें बात करें तो आपका पहला प्रश्न आया था कि प्रकाश तरंगे
किस प्रकार की तरंगे होती हैं? जी हाँ दोस्तों, अगर हम बात करें जो प्रकाश तरंगे होती हैं या आपका अनुदैर्घ्य तरंगे भी होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगे भी होती हैं, तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षारक से बने लवण का पीएच मान क्या होता है? जी हाँ दोस्तों, अगर कोई प्रबल अम्ल है और कोई दुर्बल क्षार है तो उससे जो लवण बनेगा उसका पीएच मान 7 से कम होगा। जी हाँ दोस्तों, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, उसका पीएच मान 7 से कम होगा। अगला है 1 गीगाबाइट बराबर होता है। तो देखिए अगर हम बात करें 1 गीगाबाइट की तो यह आपका कितने बराबर होता है? तो 1024 MB के बराबर होता है। देखिए कितना आसान प्रश्न आपका साइंस में आया था। अगला प्रश्न है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड और जल बनते हैं, यह कौन सी अभिक्रिया है? तो देखिए अगर हम बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जो है वह आपका जो है कि अभिक्रिया से सोडियम क्लोराइड बनता है और जल बनता है, यह आपकी उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिका प्रायः किसका उपयोग करती है? तो ऊर्जा उत्पादन की अगर हम बात करें तो कोशिका जो उपयोग करेगी यह आपका ग्लूकोज का उपयोग करती है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन सही है। अगला है पीयूष ग्रंथि का कार्य क्या है? तो देखिए अगर हम पीयूष ग्रंथि की बात करें तो इसका कार्य क्या होता है? तो सभी अंगों में वृद्धि को प्रोत्साहित करना सही है, शरीर में चीनी और नमक के स्तर को नियंत्रित करना और पुरुषों में यौन अंगों की विकसित करना। तो इसलिए इसका सही आंसर आपका डी वाला हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? तो देखिए अगर हम बात करें तो रक्तचाप को जो आपका नियंत्रित करता है वह आपका पोन्स हो गया, मेडुला हो गया और सेरिबेलम हो गया। जी हाँ दोस्तों, देखिए यह प्रश्न आपका टीआरई जो 3 और 2 हुआ था उसमें भी आया था और टीआरई 1 में भी आया था, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद रखिएगा। कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करेगा? पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम हो गया, यह आपका नियंत्रित करता है। अगला है भू स्थिर उपग्रह घूमता है। तो देखिए अगर हम बात करें भू स्थिर उपग्रह जो घूमता है वह कहाँ पर घूमता है? तो वह स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। जी हाँ दोस्तों, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में कौन सा रंग अधिक विचलित होता है? तो देखिए अगर हम बात करें तो प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के परिक्षेपण में जो सबसे अधिक विचलित होता है वह आपका हो जाएगा बैगनी रंग। जी हाँ दोस्तों, सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित है? तो देखिए अगर हम बात करें तो मेघ गर्जन के समय निम्नलिखित में से क्या सुरक्षित होता है? तो वह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, छोटे पेड़ों के नीचे आश्रय लेना। जी हाँ दोस्तों, मेघ गर्जन के समय आपका छोटे पेड़ों के नीचे आपको आश्रय लेना चाहिए, यह सही रहता है। अगला है कि स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिरते हुए निकाय की कुल ऊर्जा क्या होती है? तो देखिए अगर कोई स्वतंत्र रूप से पृथ्वी की ओर गिर रहा है तो उसकी जो कुल ऊर्जा होती है वह अस्थिर होती है। जी हाँ दोस्तों, आपका सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नेत्रदान में दाता की आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? तो देखिए अगर हम बात करें नेत्रदान की तो उसमें जो दाता की आंख को प्रतिरूपित किया जाता है वह किया जाता है कॉर्निया को। जी हाँ दोस्तों, ए वाला ऑप्शन आपका सही है, कॉर्निया जो है कि आपका लगाया जाता है। अगला प्रश्न है कि विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? तो देखिए अगर हम बात करें तो विटामिन B12 का जो रासायनिक नाम आपका होता है यह है कोबालामीन। तो इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपका आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल क्षार का संकेतक है? तो देखिए अगर हम बात करें क्षार के संकेतक के बारे में तो इनमें से कौन सा अम्ल आपका क्षार का संकेतक है? तो वह आपका हो जाएगा, वह हल्दी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अम्ल क्षार संकेतक आपका हल्दी होता है जो कि आपका लाल वगैरह हो जाता है। अगला प्रश्न है कि जब मृदा अति क्षारीय हो
तथा उसमें पौधे पैदा नहीं होते हैं, और जब मृदा की गुणवत्ता में सुधार के लिए क्या मिलाना चाहिए। तो देखिए, अगर मृदा जो है वह अति क्षारीय है और उसमें पौधे पैदा नहीं हो रहे हैं तो उसमें आपको कार्बनिक पदार्थ मिलाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कार्बनिक पदार्थ उसमें मिलाना चाहिए। अगला है, फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य का मान कितना होता है। तो फ़ारेनहाइट पैमाने पर अगर हम परम शून्य की बात करें तो वह आपका होता है माइनस जो है कि 459.4 F जो है यह आपका परम शून्य की जो है कि अवधारणा होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ से जो है वह आपके TRE 1 के प्रश्न आ गए। यहाँ से हम TRE 1 के प्रश्नों को देखेंगे। चलिए, इसमें जो है कि आपका TRE 1 में जो पहला प्रश्न आपका दिया गया है वह आपका दिया गया है कि खाने के डिब्बों पर जिंक के बजाय टिन की परत चढ़ी रहती है क्योंकि। तो देखिए दोस्तों, यह जो प्रश्न है यह प्रश्न आपका जो है कि रिपीट किया है। आपका TRE 2 में भी यह प्रश्न आया था और TRE 1 में भी यह प्रश्न आया था। तो इसलिए आप जान सकते हैं कि जो BPSC है वह हर बार जो है कि वह अपने प्रश्नों को रिपीट करता है, तो इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। तो देखिए, खाने के डिब्बों में हम जो है कि आपका जिंक के बजाय टिन की परत इसलिए चढ़ाते हैं क्योंकि जिंक जो होता है वह आपका अधिक प्रतिक्रियाशील होता है टिन की अपेक्षा। तो इसलिए इसका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, ए वाला सही हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगला प्रश्न आपका है कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य आपका किया जाता है, तो वह आपका है एस्ट्रोजन का स्राव भी होता है, डिंब का निर्माण भी होता है, और प्रोजेस्टेरोन का स्राव भी होता है। तो इसलिए इसका फोर्थ वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि इमली में कौन सा अम्ल है। तो देखिए, अगर हम बात करें इमली में आपका कौन सा अम्ल होता है तो वह होता है टार्टरिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, टार्टरिक अम्ल आपका इमली में होता है। अगला है, कोलीफॉर्म क्या होते हैं। तो देखिए, अगर हम कोलीफॉर्म की बात करें तो यह आपका होता है प्राणियों के पाचन नाल में जो उपस्थित बैक्टीरिया होता है उसको ही हम लोग कोलीफॉर्म कहते हैं, तो याद रखिएगा। अगला है, विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो विद्युत विभव को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करेंगे तो वह आपका वोल्ट मीटर है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन सही है। अगला है, चुंबकीय क्षेत्र है। तो देखिए, अगर हम बात करें चुंबकीय क्षेत्र आपका सदिश मात्रा होती है क्योंकि इसमें दिशा और परिणाम दोनों होते हैं। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है। तो देखिए, अगर एक व्यक्ति है वह पृथ्वी पर अधिक भार किस स्थिति में धकेल सकता है, जब वह खड़ा हो। जी हाँ दोस्तों, खड़े होने की स्थिति में वह अधिक भार को ढकेल सकता है, तो इसलिए थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक अपरिवर्तित होने वाला रंगीन प्रकाश है। तो प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक जो है अपरिवर्तित होने वाला जो रंगीन प्रकाश है वह है बैगनी रंग। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मिट्टी के तेल के बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा डाला जाता है और बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह क्या होती है। तो देखिए, अगर हम जो है कि मिट्टी के तेल की बर्तन में जो है वो बर्फ का एक टुकड़ा डालेंगे और उसके बाद जो है कि बर्फ के पिघलने पर मिट्टी के तेल की सतह जो है वह क्या आपकी होगी, तो वह आपकी गिरेगी। जी हाँ दोस्तों, थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इसको आप याद रखिएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसका pH 7 से अधिक होता है। तो देखिए, अगर हम बात करें तो किसका pH 7 से अधिक होता है तो वह आपका है रक्त प्लाज्मा का। जी हाँ दोस्तों, रक्त प्लाज्मा का आपका pH 7 से अधिक होता है। अगला है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। तो एक सामान्य नेत्र लेंस की जो नाभिक दूरी होती है वह 2 सेमी आपकी होती है, तो इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से
कौन सा पदार्थ बनता है? तो देखिए शुष्क बोए हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से जो है वह विरंजक चूर्ण बनता है। जी हाँ दोस्तों, क्या बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि माता पिता से संतति के लक्षणों में पहुंचने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो माता पिता से जो संतति में लक्षणों को पहुंचते हैं उसको आनुवंशिकता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आनुवंशिकता बोला जाता है। अगला है ओम के नियम के सत्यापन के लिए ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए ओम के नियम के सत्यापन के लिए क्या ध्यान रखना चाहिए कि उसमें जो है वह एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को जो है वह आपका समांतर क्रम में जोड़ा जाना चाहिए। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला है लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? तो देखिए अगर हम लोहे के बुरादे में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल देंगे तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। जी हाँ दोस्तों, क्या होगा? तो हाइड्रोजन गैस और जो है कि आयरन क्लोराइड का उत्पादन होगा। तो इसको आप याद रखिएगा। तो दोस्तों इतने प्रश्न जो है वह आपका TRE 1 में आए थे, जो कि आपका बॉयज शिफ्ट का पेपर हुआ था। तो आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर जाइए। जितने भी प्रश्न हमने आपको कराए हैं, लगभग 60 से 70 प्रश्न करवाए हैं। और यह TRE 3, TRE 2, TRE 1 में जो हुआ था उसमें सभी यह प्रश्न आए थे। तो इसलिए आप इन सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि अगर आप इन सभी प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो गारंटी है कि आपको इस वीडियो जो आपका पेपर होगा TRE 3 एग्जाम का, उसमें आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। अगर उसमें जो है कि आपको नहीं मिलते हैं, TRE 4 का जो होगा उसमें तो जरूर मिलेंगे। और दूसरा फायदा यह होता है दोस्तों, क्योंकि जो BPSC होता है, जो प्रीवियस ईयर पे वह पेपर लिया रहता है उसी पे आधारित प्रश्न देता है। तो इसलिए आपको अगर कोई अलग क्वेश्चन भी आता है तो आपको इस वीडियो को किए रहेंगे तो आपको वह प्रश्न करने में आसानी होगी। तो इसलिए आप इस वीडियो को अच्छे से 2-3 बार देख जाइए। और दोस्तों हम जो है कि इसके पहले पर्यावरण हो गया और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हो गया, तो उसकी वीडियो को अपलोड कर चुके हैं। तो अगर उसको आप नहीं देखे तो हमारे चैनल पर जाकर के देख लीजिए और यह वीडियो भी आप देख लीजिए। और जितने सब्जेक्ट हैं जैसे भूगोल हो गया, बिहार स्पेशल हो गया और जो है कि आपका पॉलिटी हो गया, तो ये सब के जो प्रश्न आपके TRE 2, TRE 1, TRE 3 में आए थे उन सभी प्रश्नों को भी कराएंगे। तो इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर फॉलो कर लीजिए। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप हमको टेलीग्राम पर फॉलो कर लीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पर अगर आप फॉलो किए रहेंगे तो वहाँ पर कोई नई जानकारी आती है तो वह शेयर किया जाता है। और साथ ही में जो है कि जब वीडियो अपलोड होती है तो उसका लिंक वगैरह भी दिया जाता है और कोई भी नए जो है कि जानकारी रहती है शेयर किया ही जाता है। तो इसलिए वहाँ पर फॉलो जरूर करिए। लिंक जो है कि उसका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो ये डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमको फॉलो कर लीजिए। चलिए दोस्तों इस वीडियो को स्टॉप करते हैं। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।